अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी, आपके अपने चैनल हाशमी पर। जनाब आज से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल टूटा था। प्रोग्राम कर रहे हैं हम द लीजेंड फैज़ अहमद फैज़ साहब। तो उसके हर पहलू पर कोशिश करते हैं हम अपनी अकीदत का इज़हार करें। तो उसकी इतनी कलेक्शन है, उसकी इतनी बातें हैं कि मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ जो मैंने देखा है। तो बात कहते हैं कि वो जब ज़ियाउल हक वाला दौर था, मार्शल लॉ का दौर था, तो कलम पर पाबंदी थी, इजहार राय पर पाबंदी थी, कपड़ों पर पाबंदी थी, एक एक चीज़ पर पाबंदी थी। उस ज़माने में फैज़ अहमद फैज़ को घुटन महसूस हुई, बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। तो उसने जो है वो कहा कि ये दौर गुजर जाएगा। तो उसने उस ज़माने में एक ईंट भी, मतलब एक पत्थर भी हिलाया नहीं जा रहा, ऐसी सख्ती थी। उस सख्ती के दौर में इस मर्द मुजाहिद ने एक इनकलाबी नज़म कह डाली, लिख डाली। तो पहले आइए आपको वो नज़म सुनाएं जिसमें वलवला भी है, आने वाले उम्मीद की दिन की उम्मीद भी है, अच्छे वक्त का जो है वो पैगाम भी है, और जाबरों आमरों के खात्मे का बदुआ भी है, हर चीज़ है। तो आइए वो पोइट्री में अपनी ज़बान से आपको सुनाता हूँ। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है, वो दिन जिसका वादा है, जो लोह अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गराम रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले कलम के सर के ऊपर बिजली कड़कड़ कड़केगी। आप सुने ये क्या सोच है उनकी। जब अर्ज़ खुदा के काबे से बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफा, मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। वाह, तब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है और गायब भी है। उठेगा अन्नल हक का नारा, जो मैं भी हूँ तुम भी हो, राज करेगी खल्क खुदा, जो तुम भी हो मैं भी हूँ। ये ऐसा इनकलाबी नज़्म था जिसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। तो कहते हैं कि एक महफिल थी जिसमें बहुत सारे पाबंदियों के साथ इकबाल बानो ने ये नज़म कही थी। ये एक इनकलाबी महफिल थी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि वो किस तरह की महफिल थी, उसमें क्या क्या था। तो आइए इनकलाबी महफिल का जिक्र सुने। ये देखिए, जनरल ज़ियाउल हक को तो इल्म था कि यह नज़म उन पर ताज़ियाना है, उन्हीं के मज़ालिम और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लिखी गई है। सो उन्होंने ना सिर्फ फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़म बल्कि उनकी शायरी पर ही पाबंदी लगवा रखी थी। जनरल साहब के माइंडसेट में साड़ी का एक ख़ास डिज़ाइन जो कि भारत में ज़्यादा पहना जाता था, उस पर पाबंदी थी। ख़वातीन के मेकअप पर पाबंदी थी, दुपट्टे के बगैर मीडिया में आने पर पाबंदी थी, रक्स पर पाबंदी थी, म्यूज़िक कंसर्ट्स पर पाबंदी थी, कायदे आज़म की पेंट कोट वाली तस्वीर को सरकारी तकरीबात में लगाने की पाबंदी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ ये कि बागियों के एक बड़े गिरोह ने एक सकाफ़ती इजलास की इजाज़त हासिल कर ली। इकबाल बानो ने इस सकाफ़ती तकरीब में जनरल ज़ियाउल हक के सारे आमराना कवानीन जो इस महफिल में टूट सकते थे उन्होंने तोड़ दिए। उन्होंने काले रंग की उसी स्टाइल की साड़ी पहनी जो जनरल साहब ने मना की हुई थी, भारतीय स्टाइल की, जिसमें थोड़े से जिस्म की नुमाइश होती थी। यानी एक तो उन्होंने वो इंडियन साड़ी पहनी, फिर काले रंग की साड़ी यानी एहतजाज का एलिमेंट भी उन्होंने शामिल किया। फिर उन्होंने फैज़ की यही नज़म हम देखेंगे गाई, म्यूज़िक पर गाई। सामने मौजूद हज़ारों लोगों के मजमे ने झूम झूम कर रक्स किया, इनकलाब इनकलाब के नारे भी लगे। इस सारे इवेंट की एक ऑडियो कैसेट भी रिकॉर्ड की गई। और जब तक जनरल साहब को या उनके माइंड सेट्स को यह खबर पहुंची कि ममनुआ फैज़ गाया जा चुका, ममनुआ म्यूज़िक हो चुका, ममनुआ रक्स किया जा चुका, गैर मुहज़्ज़ब साड़ी पहनी जा चुकी, तो उनके होश उड़ गए। लेकिन मसला ये था कि इतने में इवेंट ख़त्म हो चुका था और कैसेट्स भी महफूज मुकामात तक पहुंच चुकी थी। सो अब होने के किस्से सभी हो चुके थे और हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, इस इवेंट से एक साल पहले, जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद कहते हैं कि उसी ज़माने में सख्ती के दौर में जो है एक पाकिस्तान के हवाले से आर्मी वालों ने एक
प्रोग्राम किया था, आर्मी वालों ने भी सब मिलके पाकिस्तान, उसकी 6 लाख की टिकट बिक गई थी। तो ये एक बड़ी बात थी, 6 लाख। उसमें मैडम नूरजहां को भी मदद किया था। उसने कहा मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मोबे वतन हूँ, मैं तो अपने वतन के लिए ज़रूर गाऊंगी। तो वो आ गई। तो उसने रस्मन जो है कुछ चीज़ कही कि मैं फैज़ अहमद फैज़ की नज़म सुनाऊंगी। उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों पर पाबंदी थी, क्योंकि कोई भी नज़म न कोई पोइट्री नहीं सुना जाएगी। तो वहाँ के लोगों ने मना किया कि नहीं होगी। तो पूरी कहानी आई मैडम नूरजहां से सुने कि उसने कैसे इनकार किया। और ये नज़म थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगी, यही वो कहने वाली थी, मगर उसको मना किया गया, मगर उसने फिर भी गाया। आए तफसील मैडम नूरजहां से सुने कि उसने इनकार कैसे किया। इनकार ये देखें। चंद लोगों ने मुझसे आके कहा कि ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब के उसमें हम चैरिटी शो कर रहे हैं और मैं 6 लाख की टिकटें बेच दी। उस वक्त 6 लाख बहुत ज़्यादा होता था, ये 55 की 56 की बात है। तो मैंने कहा अच्छा मैं गाऊंगी। वहाँ जब हम स्टेज पे गए तो मैंने लिस्ट दे दी कि 6, 7, 10 गाने जो मैंने गाने वो ये ले लो। उनकी रिहर्सल भी कर ली। एंड टाइम पे पता चला जी ये आप नज़्म नहीं गाएंगी। मैं तो हैरान हो गई, मेरी तो उस वक्त बहुत ही पसंदीदा नज़्म थी ये, और तय नहीं मैंने उसकी धुन बनाई थी। तो मैंने कहा जी नहीं ये तो नहीं, मैं नहीं करूँगी, ऐसे तो होगा नहीं। फिर कुछ बहुत बड़े अफसरान थे जिनका नाम बेकार है, उन्होंने कहा कि जी नहीं ये फिर नहीं होगा। तो मैंने कहा तो फिर शो ही नहीं होगा, मैं तो घर जाती हूँ, मैंने कौन से आपसे पैसे लिए हैं, मैं तो अपने मुल्क के लिए गा रही हूँ कि भी चैरिटी है। फिर उनको सबों ने समझाया कि थोड़ा सा इसका भेजा ये ज़िद्दी है, करने दे। आखिर क्या वजह, वो उन दिनों फैज़ साहब जेल में थे तो वो कुछ झगड़ा था। मैं गाई, फिर इतनी मकबूल हुई उसी दिन ये नज़्म, बहुत फर्स्ट टाइम लोगों ने सुनी, पूरी पब्लिक उठ के खड़ी हो गई, इतनी अच्छी लगी सबको। जी जनाब, सुना आपने इनका। उसके बाद मैडम जब पूछा गया कि आपकी फैज़ अहमद फैज़ साहब से पहली मुलाकात कैसी रही और आपने क्या महसूस किया, तो उसने अपनी ज़बान से जिस जज्बात का इजहार किया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सच्चाई से भरपूर है। एक लीजेंड दूसरे लीजेंड से कैसे मिलता है, आइए आपको सुना है मैडम नूरजहां की ज़बान में, ये सुनिए। रात को 2 बजे के करीब या 1 बजे फैज़ साहब मेरे घर आए और मैं तो करीब करीब सोने ही वाली थी। तो पता चला, उन्होंने कहा जी फैज़ आए हैं। मैंने कहा भी कौन है फैज़, पता नहीं कौन। उन्होंने कहा जी फैज़ अहमद फैज़। ओहो, मैं तो ना दुपट्टा सर पे ना पाँव में जूती, भागी बाहर। जाके मैंने बाहर देखा तो एक शख्स को पहली दफ़ा देखना तो जरूरत तो नहीं होती कि मैं उसको गले लगा लूँ, इतना मुझे उनका कलाम, वैसे ज़हनी तौर पे उनके कलाम के तो हम आशिक़ थे, हमने शक्ल तो देखी नहीं थी। तो वही कहती हूँ ना कि एक आर्टिस्ट के जहन में एक महल होता है खूबसूरत, जिसमें कोई शहज़ादा होता है। और इसी तरह अगर मर्द को देखो तो वो भी कोई सिंगर है तो वो सोचता है, इसमें कोई नीयत का सवाल नहीं पैदा होता कि बुरी है, अमूमन अच्छी होती है। तो उन्होंने मुझे देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था ना, तो फैज़ साहब ने मुझे गले लगा लिया, मैंने भी उन्हें गले लगाया। तो मैंने उन्हें कहा ये घर आइए। कहते भाई मैं आपसे सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आप इतनी ऊंची हस्ती हैं जिन्होंने इतना मुकाबला करने की तुम्हें यानी हिम्मत है कि आपने सबका मुकाबले करना था ना गवर्नमेंट का, कि नहीं जी मैं तो नहीं गाऊंगी, कुछ हो जाए मैं यही गाऊंगी। तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, शुक्रिया करने आऊँ। उस दिन से फिर हम लोग बहुत करीब हुए, उनकी फैमिली में आना जाना, हर पार्टी में जाना, मगर फिर भी हम इतना न मिल सके। जी जनाब, सुना आपने। मैडम नूरजहां से पूछा गया कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारे पछतावे होंगे, बहुत सारे अफसोस होंगे, तो हैं या नहीं है। तो उसने कहा हाँ, मुझे सबसे अफसोस ये है कि मैं फैज़ अहमद साहब से इतनी नहीं मिल सकी जितना मुझे मिलना चाहिए। ये अफसोस जो है वो मैडम के दिल में बैठ गया था। तो आइए उसकी ज़बान सुने कि कैसे उसको अफसोस है। ये तो हमें बड़ा दुख है। हम अक्सर मैं उनका कलाम पढ़ के रो पड़ती हूँ कि कितनी बदनसीबी है कि हम कर सकते थे, मिल सकते थे, और अपने काश, अब मैं कहती हूँ वो ज़िंदा होते मैं गाने ही छोड़ देती। जब वो कहते हम बड़ी बड़ी महफिलें वो मिलते थे सब दोस्तों से, हम नहीं जा पाते थे। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद मैडम नूरजहां से पूछा गया कि फैज़ अहमद फैज़ की पूरी पोइट्री आपको पसंद है, मगर आपका पसंद शेर कौन सा है जो आपसे वाबस्ता है। तो मैडम नूरजहां ने बड़े हंस कर कहा कि ये मुझे शेर पसंद है। आइए उसकी ज़बान सुने कि उसको कौन सा शेर पसंद है, ये सुने। एक शेर मुझे और बहुत पसंद है कि वो
وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی. یہ کچھ بے وفا لوگوں کی کچھ بے وفائی پہ لوگوں کی یاد آیا کہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی اب جو تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے. اب جاتا ہی نہیں دیوار پہ آ کے بیٹھا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نور جان میڈم نے کہا کہ مجھے فیض احمد فیض کا دوسرا شعر بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو اس نے وہ اپنی زبان سے وہ دوسرا شعر بھی سنایا جو آپ کی نظر کرتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا. یہ دیکھیے. ایک اور مجھے شعر بہت پسند ہے، بہت. وہ کہتے ہیں تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے. واہ. تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے. میں وہ کھوئی ہوئی ایک چیز ہوں جس کا پتہ تم. جی جناب، دیکھا آپ نے. تو کہتے ہیں کہ میڈم نور جان اور فیض احمد فیض کا نام آئے تو ایک دم ایک بات آتی ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ. یہ شعرا آفاق جو نظم غزل اتنا مشہور ہوا کہ اس نے نور جہان کو بھی بدل ڈالا تو فیض احمد فیض کو بھی عروج دے دیا. تو یہ نظم کیسے نور جہان کو ملی، آئیے اسی کی زبان سنیں. یہ سنیں کہ جب یہ فیض صاحب نے بھی سنی، بار بار سنی، کئی محفلوں میں میں اور اعجاز دونوں ہی جاتے تھے. تو میں نے بتایا نا پہلے کہ ہم کافی پہلے ملتے تھے. پھر اس کے بعد کئی مشاعرے میں فیض صاحب سے کہا گیا کہ آپ وہ نظم سنائیے. تو وہ فرماتے تھے کہ یہ نظم نور جہاں کی ہے، یہ اب انہیں کے نام سے منسوب ہے، اور اب میں نہیں اسے پڑھوں گا، وہی پڑھیں گی، وہی گائیں گی. تو وہ انہوں نے اسے اپنے مشاعروں میں پڑھنا چھوڑ دیا تھا. کہتے تھے نہیں نور جہاں اب پڑھیں گی اس کو. بہت چاہتے تھے، بہت اچھے لوگ تھے. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد میڈم نور جہان کی سریلی آواز میں جو ہے یہی نظم کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اگر کاپی رائٹ نہیں ہوا تو یہ ضرور آپ دیکھیں گے. یہ اس زمانے کا ہے جس میں نور جہان ینگ ہے، تو بہت ہی خوبصورت انداز سے اس نے گایا ہے. آئیے آپ کو سنائیں. یہ دیکھیں.